नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोग आज पढ़ेंगे जीरो से हीरो व्याकरण की सीरीज का दूसरा पार्ट, जिसमें हम लोग कल पहले पार्ट में देख चुके हैं कि स्वर वर्ण क्या होता है। आज हम देखेंगे कि स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं, यानी कितने तरह से उसको अलग अलग बांटा जा सकता है, उसका वर्गीकरण कैसे होता है, और व्यंजन वर्ण देखेंगे। तो आप लास्ट तक क्लास में जरूर बने रहिएगा फ्रेंड्स। ये क्लास जो है 6 to 12 का जितना भी व्याकरण में टॉपिक्स है वो सारा मैं इसके अंदर करवाऊंगी, जिससे आपका कि व्याकरण में आने वाला एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं, और जहाँ भी आप जुड़े हुए हैं वहाँ वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे इसका देख करके फायदा उठा सकें। ये सीरीज है हमारा जीरो से हीरो। हम लोग कल स्वर वर्ण पूरा पढ़ चुके थे, यानी जिस वर्ण का उच्चारण स्वतः होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। अब आज देखते हैं कि स्वर वर्ण को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं, किस किस तरह से बांटते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्वर का वर्गीकरण में पहला जो आता है वो आता है मूल स्वर, और दूसरा जो होता है वो होता है संधि स्वर। संधि स्वर। तो मूल स्वर ये किसी दूसरे स्वर के योग से नहीं बनते। मूल स्वर जो होता है इसके बनने के लिए किसी और स्वर की सहायता लेने की जरूरत नहीं होती, जैसे कि अ, ई, उ और री। तो फ्रेंड्स, यदि आपसे पूछे कि मूल स्वर कितने हैं तो आपका आंसर होगा 3, क्योंकि ये 3 ही मूल स्वर में गिने जाते हैं। और यदि ऐसे पूछे कि कुल मूल स्वर कितने हैं, यानी टोटल मूल स्वर कितने हैं, तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा 4, क्योंकि री का जो प्रयोग है ये संस्कृत में ज्यादा होता है। हिंदी में इसका प्रयोग नाम मात्र का होता है, क्योंकि ये री कल हमने आपको समझाया था, री और री इसमें आप कौन सा री होंगे ये कंफ्यूजन पैदा करता है, इसीलिए इसका प्रयोग जो है संस्कृत में होता है। इसे हम लोग कुल मूल स्वर के अंतर्गत तो रखते हैं, लेकिन सिर्फ मूल स्वर जो पूछे तब आपका आंसर होना चाहिए 3, और कुल मूल स्वर पूछे तो आपका आंसर होगा 4। ठीक है, इतना आप समझ गए। दूसरा होता है संधि स्वर। संधि स्वर यानी जब दो स्वरों के योग से नए स्वर की रचना होती है तो उसे संधि स्वर कहते हैं। अब संधि स्वर के भी 2 भेद होते हैं। पहला होता है दीर्घ संधि स्वर और दूसरा होता है संयुक्त संधि स्वर। पहला होता है दीर्घ संधि स्वर और दूसरा होता है संयुक्त संधि स्वर। तो जब 2 समान स्वरों के योग से स्वर बनते हैं, यानी जब 2 समान स्वरों के योग से नया स्वर बनता है उसे हम लोग दीर्घ संधि स्वर कहते हैं। इसे सजातीय स्वर भी कहा जाता है। जैसे अ जोड़ अ क्या बनेगा? आ। ई जोड़ ई क्या बनेगा? ई। सही। उ जोड़ उ क्या बनेगा? उ। यहाँ अ जोड़ा इसमें बड़ा वाला बनेगा, जैसे आ बनेगा, ई जोड़ी बड़ी ई बनेगी, और उ जोड़ू बड़ा उ बनेगा। दूसरा होता है संयुक्त संधि स्वर। संयुक्त संधि स्वर जो होता है ये 2 असमान स्वरों के योग से बनता है। संयुक्त दीर्घ संधि स्वर जो है समान स्वरों के योग से बनता है, जबकि संयुक्त संधि स्वर जो होता है 2 असमान स्वरों के योग से बनता है, जिसमें पहला होता है विजाति ए जो होता है वो संयुक्त संधि स्वर होता है। इसकी बनाने की तरीका है, ये बनता कैसे है? अ जोड़ ई से। अ जोड़ ई से क्या बनेगा? ए। और अ जोड़ ए से बनेगा आई।
और अ जोड़ उ से बनेगा ओ, अ जोड़ ओ से बनेगा औ। इसे हम लोग विजातीय स्वर भी कहते हैं। तभी आप समझ गए स्वर को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है, पहला मूल स्वर, दूसरा संधि स्वर। और मूल स्वर जो वो होता है जो समान स्वरों के योग से बनता है, जैसे अ, ई, उ और री। और दूसरा होता है संधि स्वर, उसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं, जिसमें पहला होता है दीर्घ संधि स्वर जो कि दो समान स्वरों के योग से बनता है, जैसे अ जोड़ आ बनेगा, ई जोड़ी बड़ी ई बनेगी और उ जोड़ उ बड़ा उ बनेगा। दूसरा होता है संयुक्त संधि स्वर जो कि दो असमान स्वरों के योग से बनता है, इसे हम लोग विजातीय स्वर भी कहते हैं। जैसे कैसे इसकी बनावट कैसी होगी, अ जोड़ ई इक्वल टू ए बनेगा, अ जोड़ ए से क्या बनेगा आई, और अ जोड़ उ से बनेगा ओ, और अ जोड़ अ से बनेगा ओ से बनेगा औ। तो आप इतना समझ गए होंगे। यदि नोट्स बना रहे हैं तो आप लोग लिख लीजिए, और यदि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और एक लाइक भी कर दीजिए। चलिए आप नोट्स बनाइए। चलिए अब हम देखते हैं ओठ के बनावट के आधार पर स्वर को दो भागों में बांटा जाता है। पहला होता है अवृत्ताकार स्वर और दूसरा होता है वृत्ताकार स्वर। अवृत्ताकार स्वर के अंतर्गत जो हम रखते हैं, यानी जिसके उच्चारण में ओठ की बनावट जो है हमारा वो गोलाकार हो या वृत्ताकार हो नहीं हो, यानी जिस स्वर के उच्चारण में हमारे ओठ का बनावट गोलाकार या वृत्ताकार मुखी नहीं हो, उसे हम लोग अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, री, ए और ऐ, ये क्या है अवृत्ताकार स्वर है। और दूसरा होता है वृत्ताकार स्वर, जिसके उच्चारण में ओठ की बनावट गोल या वृत्ताकार हो, उसे वृत्ताकार स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत आता है ऊ। अब जैसे हम बोल रहे हैं ऊ बोलने से क्या हो रहा है, हमारे ओठ की बनावट जो है वो गोल हो रही है। ऊ, बड़ी ऊ, ओ, इसके बोलने में क्या हो रहा है, हमारा ओठ का बनावट जो है वो गोल हो रहा है। तो ये आप समझ गए। और दूसरा अब अगला जो है वो होता है जिह्वा के आधार पर, जो हमारा टोंग होता है, जिह्वा होता है, उसके आधार पर हम लोग स्वर को कितने भागों में बांटते हैं। तो उसके आधार जिह्वा के आधार पर स्वर को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। यहाँ हम लोग दो भागों में बांटते हैं। तो पहला होता है अग्रभाग, यानी जिह्वा का अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग, तीन भाग है। तो अग्रभाग यानी जिसका उच्चारण जिह्वा के अग्रभाग से हो उसे अग्रभाग स्वर कहते हैं। जैसे ई, अग्रभाग से उच्चारण कौन कौन सा वर्ण होता है, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ। दूसरा होता है मध्य भाग, मध्य भाग से सिर्फ अ का उच्चारण आता है, जैसे आप लोग करके देखिए अ। इसके बाद होता है पश्च भाग, यानी पश्च भाग से कौन कौन से स्वर उच्चारित होते हैं, तो इसमें आता है छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। तो इसमें हमने क्या देखा, ओठ की बनावट के आधार पर स्वर को दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है अवृत्ताकार स्वर, दूसरा होता है वृत्ताकार स्वर। अवृत्ताकार स्वर यानी जिसके बोलने में, जिसके उच्चारण में ओठ की बनावट गोल नहीं है, वो अवृत्ताकार स्वर है। जैसे अ, आ, ई, री, ए, ऐ। दूसरा होता है वृत्ताकार स्वर, यानी जिसके बोलने में, जिसके उच्चारण में हमारे ओठ की बनावट गोल होती है, उसे हम लोग वृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे उ, ओ और औ। दूसरा हमने देखा जिह्वा के आधार पर स्वर को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। पहला अग भाग, दूसरा मध्य भाग और तीसरा पश्च भाग। अग्र भाग में ई और ए का उच्चारण होता है, मध्य भाग से अ का उच्चारण होता है और पश्च भाग से उ, ओ और औ का उच्चारण होता है। आई होप आप समझ गए होंगे इतना।
तो चलिए, यदि आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए। फ्रेंड्स, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किए होंगे तो। चलिए अब देखते हैं हम मुंह खोलने के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा जाता है। तो मुंह खोलने के आधार पर स्वर को 4 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है समृद्ध स्वर, दूसरा होता है अर्ध समृद्ध स्वर, तीसरा होता है विवृत स्वर और चौथा होता है अर्ध विवृत स्वर। समृद्ध स्वर यानी जिसके उच्चारण में मुंह हमारा थोड़ा खुलता है, जैसे ई और बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ। अर्ध समृद्ध स्वर जिसके उच्चारण में हमारा मुंह जो है उससे भी कम खुलता है, आधा खुलता, जैसे ए और ओ। और विवृत स्वर वो होता है जिसके उच्चारण में हमारा मुंह बहुत ज्यादा खुलता है, जैसे आ। और उसके बाद होता है अर्ध विवृत स्वर, यानी उसके उच्चारण में विवृत स्वर से थोड़ा ज्यादा लेकिन अर्ध विवृत स्वर से थोड़ा सा कम जो होता है मुंह खोलता है, जैसे अ, ए, ओ। ये क्या है? अर्ध विवृत स्वर। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बार बार पूछा जाता है कि विवृत स्वर कौन सा है, तो इसको आप लोग भी आई लगा लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। और चलिए, तो आई होप आप लोग स्वर वर्ण पूरे अच्छी तरह से समझ गए हैं। अब स्वर वर्ण से आने वाले तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा यदि इसको आप अच्छे से 1-2 बार देख लेंगे तो फ्रेंड्स, यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्वर पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेकेंड नंबर पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण। फ्रेंड्स, व्यंजन वर्ण क्या होता है? यानी जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से हो। इससे स्वर वर्ण में हम लोग क्या देखे, जिसका उच्चारण स्वतः होता है, लेकिन व्यंजन में क्या होता है, व्यंजन का उच्चारण स्वतः नहीं होता है। इसमें क्या होता है, जैसे क लिख रहे हैं हम लोग, तो क हलंत में अ जब तक नहीं जोड़ेंगे ये क वर्ण नहीं बनेगा। यानी इसका उच्चारण में क्या, अ की सहायता ली जा रही है, यानी स्वर की सहायता ली जा रही है। तो चल स्वर व्यंजन वर्ण होते कौन कौन से हैं? तो इसके अंदर जो है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, इन सारे को स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं और इन्हें वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। तो टोटल स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या जो है, या वर्गीय व्यंजन की कुल संख्या जो है, वो कितनी होती है? 25 होती है। वर्गीय व्यंजन की कुल संख्या जो है वो हमारा 25 होता है। तो चलिए, इतना आप लोग लिख लीजिए, फिर आगे। अब हम देखेंगे व्यंजन वर्ण का अंतस्थ वर्ण कौन सा होता है। तो फ्रेंड्स, अंतस्थ वर्ण जो होता है वो होता है य, र, ल और व। और दूसरा होता है उष्म संघर्षी वर्ण। इसके अंतर्गत आता है तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स और ह। इन स्पर्श वर्ण की कुल संख्या 4 होती है। उष्म संघर्षी वर्ण की संख्या जो होती है वो भी 4 होती है। और संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो छ, त्र, ज्ञ और स्र, इसकी भी संख्या 4 होती है। और दूसरा होता है स्पर्श संघर्षी वर्ण। स्पर्श संघर्षी वर्ण, इसके अंतर्गत जो है च, छ, ज और झ आता है, क्योंकि इसके उच्चारण में जो हमारा मुख होता है वो क्या होता है, झंकृत होता है। उसके जो हमारा बोलने पे क्या होता है, आवाज जो होता है वो उसमें झंकार होती है, इसलिए च, छ, ज, झ जो होता है वह स्पर्श संघर्षी वर्ण के अंतर्गत आता है।
द्विस्पर्शी व्यंजन जो होता है वो होता है पांचम वर्ण या नासिक वर्ण इसे कहा जाता है, जैसे ग, य, न और म। इसके बाद होता है उच्छिष्ट व्यंजन। उच्छिष्ट व्यंजन फ्रेंड्स होता है ड और ढ। ड और ढ। उच्छिष्ट का मतलब क्या होता है, जो कि उच्छिष्ट मतलब उठना, अच्छी मतलब अपत मतलब गिरना, यानी जिसके उच्चारण में हमारा मुंह के बनावट जो है वो क्या होता है, उठता और गिरता है। जैसे ड, जो हमारा टोंग होता है वो क्या होता है, उठता और गिरता है। जैसे ड, ढ, इसलिए इसे हम लोग उच्छिष्ट व्यंजन के अंतर्गत रखा जाता है। दूसरा होता है आगत वर्ण। आगत वर्ण यानी ज और फ होता है, इसके बीच में नुक्ता लगता है। ये जो बीच में जो चिन्ह लगा है इसे नुक्ता का ये साइन है। और उस लास्ट होता है अनुस्वार। आप लोग ने देखे होंगे, अनुस्वार जो है इसके ऊपर अन्न होता है, और विसर्ग जो होता है ये हम लोग उधर नहीं देखे थे, इसे देख लीजिए, विसर्ग यानी अ। आई होप आप लोगों को वर्ण विचार पूरा समझ में आ गया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि अभी तक आप चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।